हे एवरीवन, माई सेल्फ तुषार चौधरी। और आज की इस वीडियो में मैं ऑडिट के बारे में बात करूंगा, मतलब अपने ऑडिट की आरटीआई कॉपीज के बारे में बात करूंगा। इसका पूरा एनालिसिस बताऊंगा। और एक चीज समझ लो कि इस वीडियो को स्किप करने से पहले ये चीज समझना कि भाई जो मैंने गलतियां करी हैं मैं नहीं चाहता वो आप गलतियां करो। और अगर आप एग्जेम्पशन स्कोर कर रहे हो, जैसे मेरे 62 आए, एग्जेम्पशन तो बहुत छोटी चीज हो गई, आप इससे भी बहुत ज्यादा स्कोर कर पाओगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं मेनली अपनी गलतियां बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना और आप इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि आपको क्या करना है अपने सब्जेक्ट के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ 6C से, क्योंकि अपना जो फर्स्ट आंसर है ना वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। और इस चीज को ही मैंने फॉलो नहीं करा। मेरे को लगता था कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है, बट मेरे को नहीं आता था भाई ये। तो ये मेरा पूरा गलत हो गया। और एक चीज समझो, मैं इस क्वेश्चन को भी दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था अपना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताना था हमें जो ऑडिटर को इंश्योर करनी चाहिए वाइल कैरिंग आउट द एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर्स। अब इस चीज को समझो कि मैंने क्या करा कि मैंने पूरी राम कथा लिख दी। और आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, वैसे फालतू आंसर था ये। लास्ट में बस ये 3 पॉइंट्स लिखने थे और इस चीज के मार्क्स थे। और ये 3 पॉइंट्स भी नहीं, 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट लिखने थे और मैं 3 ही लिख पाया। और 3 में से भी मैं 2 ही अच्छे लिख पाया, बाकी एक नहीं लिख पाया। और ये आखिरी का क्यों मार्क्स कटा, मैं इस चीज के बारे में बता देता हूँ। मैंने क्या लिखा है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज मेंटेन्ड। अब मैं इसको सजेस्टेड आंसर से आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ इसमें डिफरेंस कहाँ है। ठीक, सी, यहाँ पे आप देखो इस पॉइंट पे क्या लिखा है, दे आर कंसिस्टेंट विद द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स एज डिटरमाइंड बाय द C&AG। अब चीज को समझो आप कि मैंने बस एक वर्ड यूज नहीं किया, C&AG, और इस पॉइंट का मेरे को एक भी मार्क नहीं मिला। और ये बिल्कुल आईसीआई की तरफ से एकदम सही किया गया है, क्योंकि इस चीज का रेलेवेंस मैंने अगर इस चीज में खत्म कर दिया है तो इस चीज का मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। अगर मैं C&AG लिख देता ऐसा करके कुछ, तो मुझे इस चीज का भी मार्क मिल जाता। तो आप प्लीज इस चीज को इंश्योर करना कि भाई आप पूरा अपना सेंटेंस लिखो। मेरे को पता था C&AG लिखना है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों नहीं लिखा। तो आप प्लीज इस चीज में आप पूरा लिखना। अब मैं 6B पे भर जाता हूँ और 6B का क्वेश्चन भी आपको मैं दिखा देता हूँ। 6B हमारा बात करता है सर्कमस्टेंसेस के बारे में, जो यामिका शेल प्लान टू यूज लेस ऑफ द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। अगर मेरा आंसर देखोगे तो मेरे आंसर जो है वो पूरे सारे पॉइंट्स एकदम सही हैं। और यहाँ पे एक ही पॉइंट में से शायद 2 बार मेरे को मार्किंग मिल गई है, या फिर अलग अलग पॉइंट्स से इनके लिए अलग अलग मार्किंग मिल गई है। तो इसलिए मेरे 5 में से 5 पूरे आंसर बन गए। और 6A बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान में रख लेना भाई, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो गलती करी है वो आप प्लीज़ ना करें। ये बैंक ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन था और यहाँ पे मेरे को प्रोविजन बनाना था। अब मैं इस क्वेश्चन को भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे 2 केसेस दे रखे थे और मेरे को एग्जामिन करना था वेदर द एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग मेड बाय द ब्रांच इन बोथ केसेस आर इन अकॉर्डेंस विद द आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स। अब एक चीज को समझो, जब भी हम प्रोविजनिंग करते हैं तो जो डाउटफुल डेटर वन का होता है ना, जो हम D1 कहते हैं, उसकी 25% करनी होती है। जितनी भी वैल्यू 25% की करनी होती है, जो आपने पढ़ा भी होगा। मैंने पेपर के प्रेशर में गलती से 40% एज्यूम कर लिया। एज्यूम किया मतलब मेरे को ऐसा लगा 40% होना चाहिए। एंड बाकी जो था फॉर अनसिक्योर्ड पोर्शन, वहां पे तो 100% ही करते हैं। अब इस चीज से डिफरेंस क्या है, यहाँ मैंने 40% कर दिया 25% की जगह। तो यहाँ से यहाँ पे डिफरेंस आ गया, और यहाँ से डिफरेंस आ गया तो फाइनल आंसर पे डिफरेंस आ गया, और फाइनल आंसर पे डिफरेंस आ गया, तो मेरे को इस चीज का एक भी मार्क नहीं मिला है। आप इस चीज को देखो, मैंने यहाँ पे 100% पूरा किया था, लेकिन फिर भी इस चीज का मेरे को कोई मार्क नहीं मिला। और बिल्कुल सही चीज की इस चीज के लिए, क्योंकि इससे पूरी वैल्यू पे इफेक्ट आ गया। तो इस चीज का कोई भी मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑडिट एक अपना थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और उसमें प्रैक्टिकली बहुत कम पूछा जाता है। और उसमें भी आप गलती कर दोगे ना, तो फिर ना मार्क्स कटने का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इस सेकंड केस के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सेकंड केस में तो मैंने क्लियर कट लिख दिया ना, 10% से कम है तो यहाँ पे 100% प्रोविजनिंग हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में लिख दिया और इस चीज का मार्क मिल गया मेरे को। यहाँ पे क्लियर कट पूछा है, एज पर SA 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ CAR एज द एंगेजमेंट पार्टनर इन रिलेशन टू ओवरऑल डायरेक्शन रिव्यू। जो अपना एंगेजमेंट पार्टनर था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे को बतानी थी। यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम कोट कर दी पॉइंट वाइज। आप पॉइंट वाइज ही लिखना प्लीज, क्योंकि उस चीज के लिए मार्किंग होती है उस चीज में। एंड ये जो फिफ्थ पॉइंट था, मेरे को इस चीज को कोई मार्क नहीं मिला। और
इस चीज़ को मैं प्लीज़ अपना सजेस्टेड आंसर से कंपेयर करके दिखाना चाहूँगा, और आप प्लीज़ देखना मैंने कहाँ गलती करी है। आप देखोगे जो मेरा आखिरी पॉइंट था उसके ऊपर मेरे को मार्क्स रिडक्शन मिला है, तो आप मेरा पॉइंट पढ़ोगे तो CAR कैन नॉट इशू ऑडिट रिपोर्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर वर्क, ऐसा लिखा था मैंने। एंड फॉर एनी कॉन्फ्लिक्ट्स CAR वुड हैव टू फॉलो फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ऐसा मैंने पॉइंट लिखा है। अब मैं आंसर देखता हूँ अपना सजेस्टेड आंसर का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है, CAR मस्ट इंश्योर दैट द ऑडिट इज प्रॉपर्ली डायरेक्टेड, रिव्यू एंड कंप्लीटेड। चलो ये तो एक्स्ट्रा पार्ट लिखा है। एन ऑडिटर्स रिपोर्ट इज नॉट इशूड अंटिल द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज कंप्लीटेड एंड ऑल सिग्निफिकेंट मैटर्स। और इस चीज में एक और चीज लिखी हुई है कि फॉर एनी कॉन्फ्लिक्ट quality control reviewer would have to follow firm's policies and procedures। अब इस चीज को देखो आप, मैंने भी यही सेम बात लिखी हुई है, लेकिन मेरे को इस चीज का मार्क डिडक्शन मिला है, और मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो प्लीज मेरे को करेक्ट कर देना नीचे। एंड मैंने दो पॉइंट्स को कंबाइन करके लिख दिया है, शायद मेरे को इस वजह से इस चीज में मार्क डिडक्शन मिला है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों चीजों को अलग अलग करके लिखता, शायद एक पार्ट को गलत कर देते और एक पार्ट को सही करके दे देते, लेकिन मैंने दो चीजें एक साथ लिख दी, तो इस वजह से मेरे जो चांसेस थे गलत होने के वो ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि शायद इसमें थोड़ी सी चीजें शायद गलत हो सकती हैं, इस वजह से ही मेरे को पूरा पॉइंट का मार्क नहीं मिला है। तो आप प्लीज इस चीज को फॉलो करना कि भाई जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन हो ना, तो पॉइंट वाइज लिखो, ना कि एक साथ लिख दो, क्योंकि फिर वहां पे आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। अब मैं सीधा 1C पे भरता हूँ, जो कि बात करता है SA501 के बारे में, और यहाँ पे मेरे को फुल मार्क्स मिले हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, जो पॉइंट्स थे वो मैंने सीधे सीधे लिख दिए। एंड 4 मार्क का क्वेश्चन था और 4 मार्क्स मेरे को सीधे सीधे मिल गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज तो आप भी कर सकते हो, जो नहीं कर सकते, जहाँ गलतियां होती है मैं उस चीज में ज्यादा जोर दूंगा। अब आंसर 1B के ओर भर जाते हैं। क्वेश्चन को मैं दिखाना चाहूंगा। क्वेश्चन अपना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। 3 पार्ट्स में मतलब जो थर्ड पार्ट था वो ये था कि मेरे को डिफरेंस बताना था रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट के बीच में, और यहाँ पे मेरे को कौन से टाइप का एंगेजमेंट है वो आइडेंटिफाई करना था। चलो मैं मानता हूँ कि यार मैंने यहाँ पे बिल्कुल गलत आइडेंटिफाई किया और मैंने करा भी, और उस चीज का कोई मार्क नहीं मिलना चाहिए। बट जो थर्ड जो अपना पार्ट था वो ये था कि डिफरेंस बताना है मेरे को। अब डिफरेंस आप देखोगे तो यही डिफरेंस शायद मेरी बुक में लिखा है, मैं स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगा अगर ऐसा लिखा है, और मैंने सीधा सीधा वही पूरा छाप दिया था। लेकिन मेरे को उस चीज में सिर्फ मेरे को 1 मार्क का अवार्ड मिला है, ना कि मेरे को 3 में से 3 मिले। तो ये मेरे को कहीं ना कहीं दिक्कत लगी कि यार जब मैंने पूरे 3 पॉइंट्स लिखे हैं, भले ही चाहे छोटे पॉइंट्स हैं, बट जो क्रक्स है वो तो लिखा है ना। तो इस चीज से आप ये सीख ले सकते हो कि आप ना थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन लिखो अपने आंसर का। आप हमेशा ना शॉर्ट चीजों के पीछे मत भागो, क्योंकि कभी कभी ना, अभी अभी मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ, तो आप इसका आंसर देखो, ये इसका आंसर दे रखा है। 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए चलो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लाइक ब्रॉड ब्रॉड लिख रखा है। तो आप ऐसे थोड़ा फॉलो करोगे ना तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, रादर देन कि बिल्कुल क्रक्स लिख दो, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल क्रक्स में लिख दिया, तो शायद इस वजह से मेरे को कुछ भी नहीं मिला इसमें। अब आंसर 2A के ऊपर भरते हैं, और ये अपना SA580 के ऊपर था, और SA580 किस चीज के बारे में बात करता है, वो अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की पता है प्रॉब्लम क्या है ना, कि पूरे ऑडिट में पता नहीं कितने चैप्टर्स में, कितने टॉपिक्स में, कितने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, तो वो दिमाग में जो खिचड़ी बनती है ना, वो बनेगी, वो पेपर में बनेगी। और क्वेश्चन भी ऐसा था जो मैं नहीं समझ पाया, और मैंने वो कुछ भी लिखा है उसके आंसर में। आप क्वेश्चन देख लो एक बार। तो क्वेश्चन ये था कि illustrate the matters you would include in the written representation letter relating to the financial statements। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके जो लेटर होता है उसके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मैं क्या क्या लिखूंगा। अब इतने सारे मैंने पढ़ रखे हैं WR, तो मैंने यहाँ कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, और उससे कोई भी मार्क नहीं मिला है। और मैं इसका जब आंसर दिखाऊंगा तो मैं भी खुद थोड़ा शॉक हो गया कि यार इसका आंसर ये था। तो जो अपना WR वाला क्वेश्चन था उसका आंसर ये था। आप इस चीज को रीड कर सकते हो पॉज करके, मैंने तो कर लिया, आप भी रीड कर लेना। अब सीधा आंसर 2C पे भरते हैं, और 2C अपना कारो 2020 के बारे में था, और ये भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप समझ सको कि भाई पूरी ऑडिट कैसे काम करती है, क्योंकि मैं इसमें पूरा आपको बता दूंगा कि कहाँ आप गलती कर सकते हो कहाँ नहीं। अभी आप देखो यहाँ पे मेरे से इन्वेंट्री के बारे में पूछा था क्वेश्चन, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्वेंट्री के बारे में पूछा था कि एक्सप्लेन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर कारो 2020। अब आप थोड़ा अपना दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको याद आएगा कि हमने चैप्टर 5 में भी कारो 2020 पढ़ा है, वहां पे जो डिस्क्लोजर्स वाला पार्ट है वहां कारो 2020 की बात होती है। और अपनी जो कंफ्यूजन थी ना हमेशा से कि क्या हम
आंसर को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब चैप्टर 5 के क्वेश्चंस में चैप्टर 9 के आंसर लिख सकते हैं क्या, या फिर चैप्टर 9 के में चैप्टर 5 के आंसर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते। ये एकदम प्राइम एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो जो मेरा पहला पॉइंट था ऐसा ही सजेस्टेड आंसर में लिखा हुआ है, तो इस चीज का तो मेरे को मार्क मिल गया। बट जो सेकंड पॉइंट था, अब जो सेकंड पॉइंट के बारे में आप देखोगे, तो मैंने यहाँ पे बैंकिंग लोन के बारे में कुछ बात करी गई है, जहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए जो हम लोन लेते हैं उसके बारे में बात करी गई है, और ऐसा आपने भी कहीं पढ़ा होगा। उस चीज का कोई मार्क नहीं है, क्योंकि वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में आता नहीं है। यहाँ पे मैंने ज्यादा ही अपना दिमाग दौड़ा दिया, और यहाँ पे क्लियर कट मेरे को क्रॉस मिल गया, और जो कि बिल्कुल रीजनेबल है। तो आप इस चीज को प्लीज ध्यान में रखना, और जब मैं आपको इसका आंसर दिखाऊंगा तो आपको भी पता लगेगा कि कहाँ आप गलती कर सकते हो। देखो जो जो अपना फर्स्ट पार्ट है ना, तो फर्स्ट पार्ट तो सबकी तरह सेम ही है, जो 10% वाली कहानी है। ये सेकंड पार्ट में ना कंक्लूजन के मार्क्स हैं भाई। थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कंक्लूजन ही दिख रहा होगा इसमें, कि कंक्लूजन में क्या लिखना था आंसर के, और कंक्लूजन के मार्क थे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ना लिख के कंक्लूजन लिख देता तो मुझे उस चीज का मार्क मिल जाता। तो ये भी आप ध्यान में रखना कि भाई कंक्लूजन के भी मार्क हैं। तो आप प्लीज ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट लिखते ये ना भूल जाएं कि यार कंक्लूजन भी लिखना होता है। अब अपना आंसर 4A पे चलते हैं। 4A बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि यार मैंने क्या गलती करी, और ये गलती आप भी कर सकते हो। बहुत से हाई चांसेस हैं कि आप ये गलती करके आ सकते हो। इस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ मैं सबसे पहले। 4A के बारे में जो अपनी बात करते हैं, वो इसमें ये पूछा गया था कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मिसस्टेटमेंट अलोंग विद अदर एग्जांपल्स दैट में अराइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड एक्सप्लेन वेदर द अबव सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूट मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, और मुझे वो भी बताना है कि वो मिसस्टेटमेंट है या नहीं। अब मेरा आंसर देखो, मेरा आंसर पूरा ठीक है। पूरा आप देखोगे तो नीचे तक ठीक है, ये भी पार्ट ठीक है, ये भी पार्ट ठीक है। यहाँ गलती है, और मैं इस चीज को अपना सजेस्टेड आंसर से भी कंपेयर कराना चाहूंगा कि क्या गलती है। यहाँ पे आप देखो, सजेस्टेड आंसर में भी लिखा हुआ है कि चार्जिंग ऑफ एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मिसस्टेटमेंट। मेरा आंसर देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज एन एग्जांपल ऑफ मिसस्टेटमेंट। अब आप इस चीज में डिफरेंस देखो कि क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लिख दिया है हड़बड़ी में, या फिर मैं कहूँ जल्दबाजी में। अगर मैं इसकी जगह रेवेन्यू अकाउंट लिखता या फिर रेवेन्यू स्टेटमेंट लिखता, तो मेरे को ये क्रॉस नहीं मिलता। इस चीज़ की भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि रेवेन्यू अकाउंट लिखने से यहाँ पे मेरे को मार्क मिल सकते थे, लेकिन मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लिख दिया, और उस चीज़ का कोई भी मार्क नहीं मिलता। तो आप अपने टर्म्स को ना बहुत ही प्रिसाइजली यूज करना पेपर में, क्योंकि एक एक टर्म पे मार्क कट रहे हैं। और ये थोड़ा इजी पेपर था रिलेटिवली, तो यहाँ पे जो चेकिंग है वो बहुत ज्यादा लाइक डिफिकल्ट साइड पे करी गई है। अब आंसर 4B के बारे में बात करते हैं। आंसर 4B अपना पीपीई को लेके क्वेश्चन था, जो आप चैप्टर 5 में पढ़ते हो कि कौन से आइटम्स जो होते हैं कॉस्ट में वो इंक्लूड होते हैं या नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने भी पढ़ रखा होगा, और ये मैंने सीधा कोड कर दिया और इस चीज का सीधा मार्क मिल गया, तो इस चीज में कोई दिक्कत ही नहीं। क्वेश्चन 4C अपना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 पार्ट्स का मुझे पहले ही पता था कि मुझे आंसर नहीं आता है। 2 पार्ट्स में से भी एक पार्ट में मेरे को थोड़ा लग रहा था शायद ये मेरे को आता है, लेकिन एक पार्ट में बिल्कुल कंफर्म था जो मैंने लिख दिया। और एक पार्ट के बारे में बता देता हूँ कि इज एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू मैंडेटरी फॉर ऑल एंगेजमेंट्स। तो मैंने क्या लिखा, एज पर SQC1 रिक्वायर्स एंड अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बल्कि आंसर ये होना चाहिए था, इट अप्लाइज टू ऑल लिस्टेड कंपनीज, या फिर एंटिटीज जिसे मैं बोलता हूँ। लिस्टेड तो कंपनीज ही होती हैं, तो ये लिस्टेड कंपनीज के लिए अप्लाई होता है, ना कि हर एंटिटी के लिए या फिर हर एंगेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे मेरे से गलती होगी, तो इस चीज के लिए भी मेरे को मार्क नहीं मिला है। अब आंसर 5A के बारे में बात करता हूँ। ये भाई मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसमें मेरे से गलती क्या हुई है, क्योंकि जो मेरी जो जो वर्ड्स की चॉइस है वो बिल्कुल सही है, और जो सजेस्टेड आंसर में भी लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल लाइक मैच कर रही है, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तो गलती क्या हुई है इस चीज में। आप 5A को देखो, अब मैं क्वेश्चन पढ़वा देता हूँ। क्वेश्चन में है कि गिव द ओवरव्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द गिवन फैक्ट्स एंड सिचुएशन इन लाइन विद SA 560। अब देखो यार, SA 560 के ऊपर क्वेश्चन है, तो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही लिखूंगा कि SA 560 का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और जो अपना सजेस्टेड आंसर है उसमें भी यही चीज यहीं से स्टार्ट हुआ है। सी यहाँ पे देखो,
सजेस्टेड आंसर में भी यहीं से शुरू हुआ है कि अ फैक्ट बिकम्स नोन टू द ऑडिटर दैट हैड बीन नोन टू द ऑडिटर एट द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट मे हैव कॉज्ड द ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब आप मेरा आंसर पढ़ो तो ऑलमोस्ट सेम लिखा हुआ है। अब मेरे को इस चीज का समझ नहीं आया कि मेरे को यहाँ पे क्रॉस क्यों मिला। अब एक चीज मैंने नोटिस करी कि यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि हाउएवर व्हेन आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड, ये चीज मेरे आंसर में इंक्लूड नहीं है। तो क्या इस चीज के ऊपर मार्क कटा है? मेरे को इस चीज का भी नहीं पता। शायद इस चीज के ऊपर मार्क कटा हो तो मैं अपने आप को सेटिस्फाई भी कर लूं कि हाँ यार, मैंने ये लाइन नहीं लिखी तो इस चीज के ऊपर मार्क कट गया। तो इस चीज के बारे में बिल्कुल कंफ्यूज हूँ। आप अपना कंक्लूजन बना लो और आपको समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज मेरे को नीचे बता देना। नाउ कम्स दी आंसर 5 बी। अब आंसर 5 बी, एक जो आप अपनी थोड़ी आप जो रिवीजन टेक्निक है ना उसमें थोड़ा ठीक कर लेना, क्योंकि ये मेरी रिवीजन टेक्निक की वजह से मेरा ये आंसर गलत किया है। मेरी गलती क्या हुई? क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो एनजीओ की जो रिसीट्स होती है ना उनकी ऑडिट कैसे करोगे। अब प्रॉब्लम क्या है ना अपनी, कि अपने को चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अपने को सोसाइटी, अपने को एनजीओ, ये सारा एक जैसा ही फील होता है दिमाग में, क्योंकि हमने तो असली में तीनों में से एक चीज नहीं देखी, और तीनों में से एक चीज देखी भी है तो वो अंदर ही अंदर बिजनेस कर रही होती है, वो कहीं एनजीओ नहीं होती। तो ये तीनों चीजें ना एक जैसी क्लिक होती है मेरे दिमाग में। तो यहाँ पे गलती क्या हुई कि मैंने, मेरे को आंसर आता होगा लेकिन फिर भी मैंने किसी और चीज का आंसर लिख दिया यहाँ। तो आप अपने दिमाग में ना एकदम माइंड मैप बना लेना कि भाई आपको एनजीओ में, सोसाइटी में, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंटिटीज है ना, वो क्लियर कट उन चीजों के बारे में डिफरेंस पता हो, क्योंकि फिर ना वहाँ पेपर में जाके ना कंफ्यूजन होती है। नाउ कम्स दी आंसर 5 सी। ये एसए 300 के ऊपर क्वेश्चन था। मैं इस क्वेश्चन को पढ़वाना भी नहीं चाहूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप भी देख लोगे, आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। ये मेरे को पता था कि भाई बेकार है। हाँ, एक चीज के बारे में मैं पक्का कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कंटेंशन पूछी थी मिस्टर हार्दिक की, क्योंकि एक केस स्टडी दे रखी थी। मैं आप चलो आप पढ़ ही लो इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन था अपना। तो यहाँ पे दो पार्ट्स दे रखे थे, 1 और 2। तो जो कंटेंशन थी वो मुझे हार्दिक की बतानी थी, एंड ऑल्सो आई वुड हैव टू लाइक अप्लाई ऑल प्रोविजंस, या फिर जो रीजन बताने थे मुझे वो बताने पड़ते कि क्यों हार्दिक की कंटेंशन कंटेंशन गलत है। मेरी रीजनिंग एकदम खराब है, क्योंकि मेरे को भी पता था जब ये मैं लिख रहा था तो मैं तुक्का मार रहा हूँ, ये बिल्कुल तुक्का है। लेकिन यहाँ पे मैंने कंटेंशन ऑफ मिस्टर हार्दिक इज रॉन्ग लिख दिया है, और सेम चीज सजेस्टेड आंसर में भी लिखा हुआ है रॉन्ग। अब यार लॉजिकली देखा जाए, 2 मार्क का क्वेश्चन है, कम से कम यार मैंने रॉन्ग लिखा है यार, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मैंने रॉन्ग लिखा है, कहीं ना कहीं तो मैं सही जा रहा हूँ ना। तो उस चीज को तो कहीं ना कहीं अवॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन उस चीज का भी अवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार का जो पेपर था वो इजी था, इजी साइड पे था। तो अगर कोई अच्छे से पढ़ के गया है ना तो वो अच्छे से फोड़ के आया होगा पेपर में। तो जब इजी पेपर आता है ना तो हार्ड चेकिंग होती है, वहां बिल्कुल भी दया नहीं खाई जाती। तो इसकी वजह से इस चीज का मेरे को कोई भी मार्क नहीं मिला। एंड ऑल्सो जो मैंने गलतियां बताई, आप इस चीज को प्लीज अपनी पढ़ाई में डालो, सो दैट 62 65 के लिए मत मत एम करो आप। कम से कम यार 70 80 लाओ, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप पॉइंट्स लिख रहे हो ना तो आपको उस चीज के मार्क मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आईजीआई बेफालतू काट रहा है, जहाँ पे आप लिख रहे हो उस चीज के मार्क हैं तो आप ला सकते हो। बस पेपर में प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो याद नहीं आता थोड़ा बहुत, तो उसको रिवीजन टेक्निक कैसे ठीक करनी है वो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी जो मैंने माइंड मैप वाली प्रॉब्लम बताई ना वो एक रियल प्रॉब्लम है, क्योंकि सारी जो टर्म्स है ना, टर्म्स का खेल है, और सारी टर्म्स एक जैसी साउंड करती हैं। जब सारी एक जैसी साउंड करेंगी ना तो फिर समझ नहीं आता कि यार आंसर क्या लिखना है। तो उस चीज के बारे में आपको ही फिगर आउट करना है। एंड ऑल्सो मैं आपको लास्ट में मार्क्स दिखा देता हूँ। तो ये मेरा ओवरऑल मार्क्स थे मेरे टोटल। अब मेरे जो डिस्क्रिप्टिव है वो 34 आया, एंड जो मेरा अपना एमसीक्यू था वहाँ 28 आया। तो ओवरऑल 62 बने, और 0 ग्रेस मार्क्स मिले। ठीक, 0 ग्रेस मार्क्स। तो कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिला क्योंकि इजी पेपर था। तो आपको वीडियो पसंद आई तो भाई थैंक यू, एंड आपको सब्सक्राइब करना है वो आपकी मर्जी है। बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं मैं उनका एनालिसिस डाल दूंगा धीरे धीरे।